नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। मेंटेनेंस महिला मांग रही थी। अब्दुल समद बोल रहे थे कि मैं मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 को फॉलो करूंगा और मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बहुत बढ़िया चीजें सामने आ रही हैं। आइए चेक करते हैं इस सेशन के माध्यम से कि कौन आगे निकलेगा। पर्सनल लॉ या आपके बनाए हुए संवैधानिक लॉ या फिर सेक्युलर लॉ जिसको हम कह सकते हैं, कौन आगे निकलेगा। जी बात है अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024। ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और अब्दुल समाद बोलते हैं कि मैं पर्सनल लॉ को फॉलो करूंगा, जिसमें कि बेंच है जो जजेस का, वो ये निर्णय लेते हैं कि आपको सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल को ऊपर के तौर पे रखना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी और आपके पर्सनल लॉ को आप भले ही प्रैक्टिस करें, पर वो हमेशा मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के नीचे रहेगा। ये बात सामने आ चुकी है, पर ये बात ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने है। ये केसेस बहुत आते रहते हैं। जब भी आप मेंटेनेंस का बात करते हैं तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। क्या सिर्फ मेल फीमेल को कंपेंसेशन देगा? ऐसा नहीं है। फीमेल भी मेल को कंपेंसेशन दे सकती है, तो हमारा लॉ जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। कहने का मतलब जो कमा रहा है और जो डिपेंडेंट है, तो कमाने वाला डिपेंडेंट को पैसा देगा ही देगा, और ये किसी भी लॉ में सेम चीज निकल कर आती है। फिलहाल जो प्लेंटिफ है या जो पिटिशनर है, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे चाहिए, ये कंपेंसेशन चाहिए या मुझे अपना मेंटेनेंस चाहिए। जहां पे एलिमनी वर्नी भी कहा जाता है कि ठीक है आप ले लो, आपके बीच में डिवोर्स हो गया है, तो डिवोर्स के बाद एक मेंटेनेंस का अमाउंट देना पड़ता है, जो कि शायद खुद के रख रखाव के लिए लेडी के लिए हो या बच्चों के लिए हो, पर ये दोनों केस में हो सकता है। हस्बैंड वाइफ को भी दे सकता है, वाइफ हस्बैंड को भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है, डिपेंडेंट कौन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ एक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें मेंटेनेंस की बात की गई है। पहला एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, जिसमें मेंटेनेंस की बात रखी हुई है, जो जेंडर न्यूट्रल है। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इसमें भी लिखी है। पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट है, इसमें भी लिखी हुई है। और आपका इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में भी है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 में भी ये चीज लिखी हुई है। मतलब मेरे पास लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉज हैं जिसमें मेंटेनेंस की बात की गई है, और ये मेंटेनेंस की बात बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। और सारी की सारी बातें आप अगर देखें तो यहाँ पे तो पर्सनल लॉ आप देख रहे हैं, पर यहाँ पे एक लास्ट का आप सेक्शन देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि सेक्युलर माना जाता है। इसका मतलब कि अगर ये कहीं लागू हो रहा है तो इस सबको सुपरसीड कर देगा, और इन सबको सुपरसीड करने वाला खुद का सेक्शन बना लेगा। अब सेक्शन 125 को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ महिला की डिवोर्स की बात नहीं की गई, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्लॉजेस है। जैसे कि सेक्शन 125 ये भी कहता है कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन his wife unable to maintain herself, or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself। मतलब माता पिता, शादी के बाद महिला, और महिला से अगर कोई बच्चा हो रहा है, भले लेजिटिमेट हो या नॉन लेजिटिमेट हो, आपको हर कंडीशन में मेंटेनेंस देना होगा। ये सेक्शन 125 बात कर रहा है। तो ये सिर्फ महिला या शादी की बात नहीं है, यहाँ पे माता पिता की भी बात है कि अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका सेक्शन 125 के तहत माता पिता अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को कि मुझे अपने बेटे से या बेटी से मेंटेनेंस चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं है, अगर हम इसको पूरे ब्रॉड तौर पे देखें, तो प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस मेरे लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से भी मिलता हुआ दिखता है। जैसे आप अगर इसको स्टैट्यूटरी राइट मानते हैं, तो इसका मतलब है विधि द्वारा स्थापित है, एक लॉ बनाया गया जिसके तहत आपको मेंटेनेंस मिल रहा है। तो सेक्शन 125 भी मेरा एक स्टैट्यूटरी हो गया, और सेक्शन जितने आपने लॉज पढ़े हैं उसमें भी सारा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मुझे दिखता है। साथ ही में 3 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 21। 14, 15, 21 को कहीं पे भी ये लॉज खारिज नहीं कर सकते। 21 बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी के साथ है, तो मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। 15 कहीं से भी आपको डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करेगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आप आधार पे नहीं कर सकते। और 14 इक्वालिटी की बात करेगा कि अगर ऐसा है कि मुझे अगर जरूरत है तो आपको एम्पावर मुझे करना पड़ेगा, इक्वालिटी का प्रिंसिपल चलता है। लास्ट आर्टिकल 39 ई है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि स्टेट को चाहिए कि वो महिलाओं और बच्चों को बचाए कुछ गलत चीजों में जाने से, प्लस उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखे, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखे, जिसके लिए भी अगर मैं मेंटेनेंस प्रोवाइड करता हूं तो ये बिल्कुल न्यायोचित है, बिल्कुल ठीक है। अब समझते कुछ ऐसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो आए। अब्दुल समद केस तो अभी आपके सामने आया है, पर यह केस बहुत पुराना है।
अगर 1985 में हम आपको लेके चले तो शाह बानो बेगम केस है 1985 का, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज सेक्युलर एंड विल अप्लाई टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ये किसी पे भी लग सकता है। दूसरा, मुस्लिम विमेन एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अंडर दिस सेक्शन ऑफ 125। इसको डाइल्यूट करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया 1985 में, तो तुरंत जो भी उस समय का मुस्लिम कम्युनिटी था वो परेशान हुआ, रोष में आया और उसने दबाव बनाना चालू किया सरकार के ऊपर। सरकार भी अभी नई नई बनी हुई थी राजीव गांधी साहब की। 1986 में सरकार प्रेशर में आकर 1986 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आफ्टर डिवोर्स एक्ट पास करती है, जिसके तहत यह बोला जाता है कि मेंटेनेंस तो देना है, पर मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए देना है। इद्दत पीरियड के लिए, इद्दत पीरियड माना जाता है कि अगर शौहर मर जाते हैं या फिर अगर डिवोर्स हो जाता है तो यूजुअली देखा जाता है कि 3 महीने का पीरियड इद्दत पीरियड होता है, जिसके बाद रीमैरी किया जा सकता है। तो इद्दत पीरियड तक के लिए बस मेंटेनेंस देना है। अब यहां पे इद्दत पीरियड ने क्या किया कि आपने सेक्शन 125 को तो पूरा देखा, अनलिमिटेड है, मेंटेनेंस देना है जब तक कि शादी ना हो जाए। अगर दूसरी शादी हो गई तो ये क्लॉज खत्म हो जाएगा। पर अगर इद्दत पीरियड आप बस 3 महीने का बोले तो 3 महीने के लिए देना है, जो कि एक बहुत बड़े जजमेंट का एक बहुत डाइल्यूटेड वर्जन आ गया, बस 3 महीने के लिए आ गया। अच्छा, इस चीज को अगर हम वापस से देखें तो डैनियल लतीफी केस आता है 2001 में, जिसमें बिल्कुल साफ बोला कि आपको मेंटेनेंस इतना देना है दैट शी कैन सफिशिएंटली सस्टेन हर फॉर द फ्यूचर। नॉट ओनली शी, हर इवन इफ द चाइल्ड इज देयर, व्हाट इज देयर, उसको भी सस्टेन करने के लिए। इस चीज को वापस से शबाना बानो वर्सेस इमरान खान केस 2009 में आता है। इसमें साफ लिखा है कि आपको तब तक मेंटेनेंस देना है जब तक कि वो रीमैरी नहीं कर लेते। जब तक रीमैरी नहीं कर लेते तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेक्शन 125 इज अबव ऑल एंड सेक्शन 125 इज अ सेक्युलर सेक्शन। दैट मींस व्हाटएवर बी योर पर्सनल लॉज, आप उसको अपने घर तक रखिए, अपना फॉलो करिए, पर जहां वो टसल करेगा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ, इक्वालिटी के साथ, तो हम हमेशा सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है वो कहता है सेक्युलरिज्म। और इसीलिए फिलहाल जो 2024 का केस है, 4 दिन पहले का केस है अब्दुल समाद वर्सेस तेलंगाना, इसमें साफ आया कि सेक्शन 125 को आप पीछे नहीं कर सकते, ये हमेशा आगे रहेगा। तो आप 1986 को अपनी मर्जी से बस फॉलो नहीं कर सकते। आप भले ही अगर सेक्शन 1986 को फॉलो कर रहे हैं या लॉ को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये सेक्शन 125 उसके ऊपर भी सुपरसीड करेगा। जिसका मतलब है मेंटेनेंस देना होगा, और मेंटेनेंस का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा। जब तक कि वो रीमैरी नहीं कर लेती, आपको मेंटेनेंस देना होगा। ऐसी और चीजों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 24999 में सीएमसी कोड लगाकर आपको एक बढ़िया सा डेडिकेटेड शेड्यूल मिल जाएगा। आप पढ़िए हमारे साथ, आपको मजा आएगा। साथ ही में हमारे बैचेस है जो कि 13 जुलाई से चालू हो रहे हैं। 13 जुलाई से अचीवर्स है, 17 जुलाई से मंजिल बैच है, ये इंग्लिश है, वो इंग्लिश बैच है। वी हैव शिखर बैच फ्रॉम 17 जुलाई, दैट इज फॉर 26 हिंदी, एंड नीव बैच है 2026 के लिए हिंदी में। 20-21 जुलाई को एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ होने वाला है कॉन्क्लेव, जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं। साथ ही में क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं, प्लस एआई बेस्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। और सीसैट का अगर डर हो तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। प्लस ऑप्शनल की बात हम आपको बड़ी गंभीरता से करेंगे। ज्योग्राफी है ऑप्शनल अगर आपका, तो ये बिल्कुल सही समय है आपका जुड़ने का हमारे साथ। आप जुड़िए और बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, और आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।